नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक कहानी द मिडनाइट डोपलगैंगर के नैरेटिव स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक राइटर कैसे सिर्फ कुछ पन्नों में आपके अंदर खौफ पैदा कर देता है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है नील की, जिसने शहर के बाहर एक पुराना और बहुत ही सस्ता मकान किराए पर लिया था। लेकिन इस सस्ते मकान की कीमत उसे कुछ अलग ही तरह से चुकानी पड़ी। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। रात 12 बजे के बाद बेसमेंट की तरफ मत जाना। मकान मालिक ने चाबियां देते वक्त नील को सिर्फ यही एक वार्निंग दी थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन और पूरी कहानी का खौफनाक आधार सेट हो गया। अक्सर हॉरर कहानियों की तरह नील ने भी इस बात को मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन यही एक नियम आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अब अगर हम इस खौफ के टाइमलाइन को देखें तो कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पहली रात सब कुछ एकदम नॉर्मल था। दूसरी रात एक अजीब सी परछाई यानी एक विजुअल अनोमली दिखाई देती है, और तीसरी रात आते आते तो रियलिटी पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है और क्लाइमैक्स आ जाता है। ये दिखाता है कि कहानी में टेंशन बिल्ड करने की रफ्तार लिटरली कितनी तेज है। तो चलिए कहानी के पहले टर्निंग पॉइंट यानी इस ऑटोनॉमस शैडो या अजीब परछाई की बात करते हैं। दूसरी रात को ठीक रात के 12 बजे नील की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है, लेकिन लाइट जलाने पर वहां कोई नहीं होता। हालांकि दीवार पर एक अजीब सी लंबी परछाई बनी हुई थी, जबकि कमरे में ऐसा कोई सामान था ही नहीं जिसकी वो परछाई हो। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। देखते ही देखते वो दीवार से गायब होकर फर्श पर आ गई और नील के पैरों की तरफ रेंगने लगी। सुपरनैचुरल एलिमेंट का ये पहला फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। नील के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका और तकिया गिरते ही वो परछाई गायब हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है, उस रात नील की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। अब आते हैं दूसरे टर्निंग पॉइंट पर, ऑडिटरी मिमिक्री यानी बेसमेंट से आने वाली वो खौफनाक आवाजें। तीसरी रात नील इतना डरा हुआ था कि उसने घर की सारी लाइटें खुली छोड़ दी थी। वो अपना काम कर रहा था कि तभी बेसमेंट से एक बहुत ही भारी आवाज आई, चर्च चर्च। बिल्कुल वैसे जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। मकान मालिक की वो चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कौतूहल डर पर भारी पड़ जाता है। नील ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और बेसमेंट की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई थी। नीचे धूल से सने कुछ पुराने बक्से थे और आवाज अचानक बंद हो गई थी। नील ने राहत की सांस ली और जैसे ही वो पलटने लगा, सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत ही साफ इंसानी फुसफुसाहट आई। वो फुसफुसाहट थी, नील नीचे आओ। इसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए, क्योंकि सबसे भयानक डिटेल ये थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, हूबहू नील की अपनी आवाज थी। अंधेरे कोने से उसकी खुद की आवाज उसे नीचे बुला रही थी। यहाँ पर राइटर ने जिस हॉरर मैकेनिक का इस्तेमाल किया है उसे ऑडिटरी मिमिक्री कहते हैं। इसका मतलब है जब कोई सुपरनैचुरल एंटिटी अपने शिकार की ही आवाज निकालकर उसे कंफ्यूज करती है, लालच देती है और एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाती है। सोचिए, जब खतरा सिर्फ देखने तक सीमित ना रहे और इतना पर्सनल हो जाए तो दिमाग कैसे सुन पड़ जाएगा। नील के साथ भी ठीक यही हुआ। इसके बाद आता है हमारा तीसरा टर्निंग पॉइंट, द सेंटिएंट रिफ्लेक्शन या आईने का रहस्य। हांफते हुए अपने कमरे में भागा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें खुद सुनाई दे रही थी। खुद को शांत करने के लिए वो बाथरूम गया और चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। असलियत में नील का चेहरा खौफ से कांप रहा था, एकदम सुन्न। लेकिन आईने में उसका हमशक्ल मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी डरावनी, चौड़ी और गैर इंसानी मुस्कान जो कोई आम इंसान बना ही नहीं सकता। असली दहशत और आपके हमशक्ल की वो खौफनाक खुशी, ये कॉन्ट्रास्ट सच में इस सीन को भयानक बना देता है। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आईने के अंदर मौजूद उस हमशक्ल ने अपना हाथ उठाया और शीशे पर अंदर की तरफ से दस्तक दी। टक टक। आईने पर धुंध जमने लगी और उस धुंध पर एक उंगली से लिखा हुआ मैसेज उभरा, अब मैं बाहर आ रहा हूं। फाइनली हम पहुंचते हैं चौथे टर्निंग पॉइंट पर, रियलिटी डिस्टॉर्शन और कहानी का क्लाइमैक्स। नील चीखते हुए बाहर भागा।
उसने तुरंत अपना बैग पैक किया, कार की चाबी उठाई और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने के इरादे से मेन डोर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई सड़क नहीं थी। दरवाज़ा सीधे उसी बेसमेंट की तरफ खुल रहा था जिसकी सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। मतलब फिजिकल रियलिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। वो घर अब एक ट्रैप बन चुका था। जब नील ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसका अपना कमरा भी गायब था। अब उसके चारों तरफ सिर्फ पुरानी सड़ती हुई दीवारें थी। सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि समय का भी वजूद खत्म हो चुका था। नील ने अपने फोन की स्क्रीन देखी, नेटवर्क बिल्कुल गायब था और समय रात के 12 बजे पर हमेशा के लिए जम चुका था। टाइम डिस्टॉर्शन ने अब बचने की हर एक उम्मीद को खत्म कर दिया था। अब इन चारों टर्निंग पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। कहानी में सुपरनैचुरल एंटिटी की पावर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बिल्ड किया गया है। पार्ट 1 में सिर्फ एक परछाई थी, एक विजुअल थ्रेट। पार्ट 2 में आवाज आई, एक साइकोलॉजिकल लालच। पार्ट 3 में रिफ्लेक्शन जिंदा हो गई, यानी फिजिकल बाउंड्री टूटी। और पार्ट 4 आते आते स्पेस और टाइम डिस्टॉर्शन हो गया, जिसका मतलब है टोटल एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये स्ट्रक्चर हमें दिखाता है कि कैसे खतरा धीरे धीरे दिमाग से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फिर आता है फाइनल क्लैश। अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। उस घने अंधेरे में नील को अपनी गर्दन पर ठीक पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। वो जैसे ही मुड़ता है, उसका आईने वाला हमशक्ल उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। और फिर सबसे खौफनाक चीज होती है, वो रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली मुस्कान धीरे धीरे नील के असली चेहरे पर ट्रांसफर होने लगती है। ये उस ताकत का अल्टीमेट टेकओवर था। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल हॉरर सवाल पीछे छूट जाता है। क्या उस डोपलगैंगर ने नील को आईने के अंदर कैद कर लिया, या फिर उसने असली दुनिया में नील के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया? ये आखिरी इमेज आपके दिमाग में यकीनन काफ़ी देर तक बनी रहेगी। इस डिकोडिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस कहानी के टर्निंग पॉइंट्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को समझने का ये सफ़र आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा।